नमस्ते दोस्तों। बात तब की है जब भारत माता बेड़ियों में जकड़ी थी। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक दो चोटों की नहीं बल्कि बार बार चोट मारने की जरूरत थी। ऐसे में सामने आए सुभाष चंद्र बोस। उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर इनका जन्म 1897 में जानकीनाथ बोस के घर पे हुआ था। जानकीनाथ बोस पेशे से एक बैरिस्टर थे। इनकी बचपन की पढ़ाई यूरोपियन स्कूल कटक में हुई। 10वीं कक्षा में टॉप करने पर इनका दाखिला रेजिडेंसी कॉलेज में हुआ। इनके राष्ट्रवादी व्यवहार के कारण इन्हें कुछ समय बाद कॉलेज से निकाल दिया गया। इस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल किया था। देश में कई बीमारियां, चिकनगुनिया, हैजा, कॉलेरा से लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। देश की इस हालत से उनका मन पसीज गया। वे तुरंत सेवाओं में जुट गए। जब वे कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय ब्रिटिश सरकार हिंदू छात्रों के लिए बुरा बर्ताव कर रही थी, जिससे हिंदू छात्रों में विद्रोह की भावना आ गई और छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया और वे भी फिर उन्हें उसी तरह से जवाब देते जैसे अध्यापक। सुभाष चंद्र बोस के इस व्यवहार के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। उनके पिता जानकीनाथ बोस ने उनसे कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब आईएएस की तैयारी करो। उस समय आईसीएस की पढ़ाई के लिए लंदन जाना पड़ता था और वो 4 साल में पूरी होती थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में ही पूरी करके 4th रैंक लाके लंदन में जॉब भी पा ली। लेकिन उन्होंने इस जॉब के लिए इनकार कर दिया। उनके मन में विचार आया, देश जिन अंग्रेजों के हाथों लुट रहा है, मैं उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर कैसे काम करूं? उनके बड़े भाई व पिता ने उनको खूब समझाया, लेकिन वे नहीं माने और भारत वापस आ गए। सच ही तो है, जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है, तब दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। जब वे लंदन से भारत वापस आए तो उन्हें देखने के लिए शिप के पास हजारों की तादाद में लोग खड़े थे, ये देखने के लिए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने प्रथम बार भारत से आईसीएस की परीक्षा प्राप्त की है और अपना इस्तीफा भी दे दिया। सुभाष के मन में ये विचार आया कि मेरे मात्र इस्तीफा देने से इतने हजारों की तादाद में लोग मुझसे मिलने आए हैं। अगर मैं देश के लिए खड़ा हो जाऊं तो कितने लोग मेरे पीछे आएंगे अपने देश की रक्षा करने के लिए। बुद्धिजीवी लोग वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर भविष्य का पता लगा लेते हैं। वही सुभाष चंद्र बोस ने किया। वे गांधी जी के पास गए और उन्होंने स्वयं की सरकार चलाने की बात गांधी जी से कही। गांधी जी जब ये प्रस्ताव लेके सरकार के पास गए तो लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में सबके सामने रखा। लेकिन सुभाष ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि डोमिनियन स्टेट्स का अर्थ है सरकार भारतीयों की बनेगी, लेकिन उसके सारे नियम, सारे कानून ब्रिटिश सरकार के होंगे। हमें उनके हिसाब से सारे काम करने होंगे और वो जब चाहे हमें निकाल सकती है। हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। नेताजी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने का प्रस्ताव गांधी जी के सामने रखा और उनकी जीत हुई और अगले ही वर्ष उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वे गांधी जी को गुरु की तरह मानते थे। इसके बाद उन्हें 12 बार जेल जाना पड़ा और उन्हें उन्हीं के घर पर नजरबंद करके रख दिया गया। नेताजी वहां से किसी तरह वेश बदलकर निकल आए। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। वहां से निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारत के बाहर रह के भारत के लिए लड़ने का निर्णय लिया और ऐसे में उन्हें जर्मनी सबसे सही जगह लगी। वे जर्मनी से मदद मांगने के लिए गए। वे सीधे हिटलर के पास गए। हिटलर ने अपनी जान बचाने के लिए कई बहरूपीय रखे थे, लेकिन नेताजी उन्हें पहचान गए। इनकी इस बुद्धिजीविता को देख हिटलर काफी प्रभावित हुआ।
और स्वयं नेताजी से मिलने आया और अपनी जेल में बंद 4000 बंदियों को नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने इन्हीं बंदियों से अपनी फौज तैयार करने की शुरुआत की, लेकिन जर्मनी भारत से बहुत दूर था, इसलिए हिटलर ने नेताजी के लिए जापान जाने की व्यवस्था की। जापान के प्रधानमंत्री नेताजी से बहुत प्रभावित हुए और अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने भारत की मदद करने का फैसला लिया। उस समय जापान का युद्ध सिंगापुर से चल रहा था। सिंगापुर की सेना में 40,000 व्यक्ति भारतीय थे। जब जापान ने सिंगापुर पे अटैक किया तो नेताजी के कहने पर हर एक गोली के साथ ये पेपर लिख के भेजा गया कि तुम भारतीय कब तक इन लोगों के लिए लड़ते रहोगे। इससे सैनिकों में आपस में ही विद्रोह बढ़ गया और सिंगापुर की सेना में जो भारतीय थे वे सुभाष की सेना में आ गए। अब जापानी सेना ने बर्मा पे अटैक किया और वो अब बर्मा को भी जीत चुकी थी और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने फिर भारत जाने का फैसला किया। बर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक फौज तैयार की जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज, और इस आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में भारत के पहाड़ी इलाकों से शुरुआत कर स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की और 1944 में मणिपुर में जाकर ब्रिटिश सेना को खदेड़कर पहली बार तिरंगा लहराया गया। सुभाष चंद्र बोस के इस कदम से पूरा देश हिल गया, ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। उस समय गांधी जी ये बात जानते थे कि भले ही जिन्ना कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर कोई अखंड भारत बना सकता है तो वो है सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम अगर इकट्ठा किसी एक नेता को चाहते थे तो वो थे सुभाष। ये तो स्वयं जिन्ना ने भी बोला था, यदि सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनकी सेवा के लिए तैयार हूँ, मुझे अलग कोई पाकिस्तान नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीनियस, विजनरी, इकोनॉमी को समझने वाले, जियोपॉलिटिकल, पार्टनरशिप, डिप्लोमेसी, सोशल सिविक्स, हर चीज को समझ के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पे परमाणु बम डाला तो इनकी आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ गई। जापान इस समय भारत की मदद करने की हालत में न था। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस ने भारत में रहकर महिलाओं की फौज तैयार की जिसका नाम रखा रानी लक्ष्मीबाई। अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए इन्होंने वियतनाम के रास्ते मॉस्को जाने की तैयारी की, लेकिन इनका प्लेन बीच में ही क्रैश हो गया। सुभाष चंद्र बोस के ना रहने के कारण आजाद हिंद फौज को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बहुत प्रताड़ना दी गई। ऐसे में रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी और रॉयल आर्मी में आपस में ही विद्रोह छिड़ गया, क्योंकि उन सेनाओं में भारतीय सैनिक ज्यादा थे। अब ब्रिटिश सरकार की नींव ढीली पड़ गई और उन्हें मजबूरी में भारत छोड़ के जाना पड़ा। क्लाइमेट एट इटली, जो उस समय ब्रिटिश सेना के महानायक थे, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। एक संवाददाता सम्मेलन में क्लाइमेट एट इटली से पूछा गया कि आप तो फिर से आर्मी मंगाकर भारत पर राज्य कर सकते थे, तो क्यों छोड़ के चले गए? तो जवाब में उन्होंने कहा कि हमें डर था कहीं भारतीय सेना फिर से विद्रोह न कर ले और कहीं फिर से आजाद हिंद फौज की स्थापना न हो जाए। तो ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। उनकी शहादत हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जय हिंद।